गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मित्र, लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने बहुत से टॉपिक जो है कवर कर लिए थे, जैसे जो डीएनए है उसके कौन कौन से स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। ये सारी बात आपने लास्ट वाली क्लास में पढ़ लिया था। मित्र, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। कौन कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट हैं जो इस बात को प्रूव करेंगे कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मित्र, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके मित्र जो भी एक्सपेरिमेंट है उसको आप देखिए। मित्र, जो पहला एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को प्रूव करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। Mitre, this experiment was given by F. Griffith. बोले तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ। मित्र, सबसे पहले इस बात को आपको समझना है कि व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन ये है मित्र, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए from one bacterial strain to other bacterial strain is known as transformation। जब भी naked DNA ट्रांसफर होगा किसी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, तो that procedure will be called transformation। मित्र, ग्रिफिथ ने क्या किया, उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल लिया जो कि बैक्टीरिया था। उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया एक होस्ट के साथ और होस्ट रैट था। तो मित्र, जरा इस बात को आप यहाँ पे देखो। सबसे पहले मित्र इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन one bacterial strain to other bacterial strain, is known as transformation। तो मित्र, यह बात आपको नहीं भूलनी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। this experiment was done by फ्रेडरिक ग्रिफिथ और उन्होंने क्या किया मित्र, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। जिसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियल स्ट्रेन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का ट्रांसफर होना इज ट्रांसफॉर्मेशन। मित्र, ग्रिफिथ ने एक एक्सपेरिमेंटल मॉडल दिया, एक्सपेरिमेंटल मॉडल। मित्र, इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, या मित्र इसी को आप कह सकते हैं न्यूमोकोकस निमोनी। निमोकोकस निमोनी। मित्र, इस बैक्टीरिया को लेकर के उन्होंने एक होस्ट के ऊपर डाल दिया और मतलब जो होस्ट था हमारा जिसमें ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया दैट इज रैट। मित्र, रैट का बायोलॉजिकल नाम है रैटस रैटस। रैटस रैटस। मित्र, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है या निमोकोकस निमोनिया है, ये निमोनिया कॉज करता है। तो मित्र, जब इसे आप किसी
रैट से ट्रीटमेंट कराएंगे इसका, इस बैक्टीरिया को इस रैट के अंदर आप इंसर्ट कराएंगे तो क्या होगा, इस रैट को निमोनिया हो जाएगा, जिसकी वजह से इस रैट की डेथ हो जाएगी। अब ये जो पूरा जो एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ ने कैसे परफॉर्म किया उस चीज को हम देखते हैं। उससे पहले मित्र आप कुछ बेसिक बातें समझो। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है इसके मित्र दो वेरिएंट होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। मित्र ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है इसके दो वेरिएंट हैं या दो स्ट्रेन हैं। एक स्ट्रेन है रफ स्ट्रेन एंड दूसरा वाला जो है दैट इज स्मूथ स्ट्रेन। मित्र इन सारी बातों को अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट था वो एक्चुअली में था क्या, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मित्र जरा देखो जो रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया है और जो स्मूथ स्ट्रेन, ये रफ स्ट्रेन दिस इज नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक, या इसे आप कह सकते हैं अवायरुलेंट, जो डिजीज कॉज नहीं करता है। मित्र इस रफ स्ट्रेन के तीन फॉर्म थे, R1, R2 एंड R3। मित्र जो स्मूथ स्ट्रेन है दिस इज पैथोजेनिक बैक्टीरिया, पैथोजेनिक, दिस इज नॉन पैथोजेनिक, दिस इज पैथोजेनिक। इसको आप कह सकते हैं वायरुलेंट, वायरुलेंट। मित्र इसके भी तीन स्ट्रेन थे, S1, S2 एंड S3। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया जिसको इंसर्ट करा दिया मतलब रैट के अंदर। तो जब इस रैट को मतलब ये जब इस पे बैक्टीरिया आएगा तो इस रैट को निमोनिया हो जाएगा। तो निमोनिया होने की वजह से क्या होगा, ये रैट की डेथ हो जाएगी। अब जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, जो आपके बैक्टीरिया है, ये इसके दो स्ट्रेन हैं, एक रफ स्ट्रेन एक स्मूथ स्ट्रेन। रफ जो है नॉन पैथोजेनिक है, कोई डिजीज कॉजिंग नहीं है। स्मूथ जो डिजीज कॉज करता है, इसके तीन वेरिएंट है, S1, S2, S3। इसी तरह रफ के भी तीन स्ट्रेन है, R1, R2, R3। मित्र ग्रिफिथ ने यहाँ से R2 लिया था, R2 स्ट्रेन, और यहाँ से S3 स्ट्रेन को लिया था। अब आपको जो बेसिक बात समझनी है कि कैसे उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। तो मित्रों जरा इसको आप कॉपी करो, मैं आगे आपको दिखाता हूं। तो कॉपी आपने कर लिया, अब मित्र जरा आगे आप देखो। देखो तो जरा कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मित्र यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन इंजेक्टेड इनटू एंड रिजल्ट। रिजल्ट क्या रहा? मित्र सबसे पहले हमने लिया R2 स्ट्रेन। तो R2 मित्र कैसा है, R2 को इंजेक्ट किया मित्र रैट के अंदर। मित्र हमारा होस्ट हमेशा कॉमन रहेगा। तो R2 कैसा है मित्र, नॉन पैथोजेनिक है, तो रैट को निमोनिया नहीं होगा, तो रिजल्ट क्या रहेगा, रैट जिंदा रहेगा। मित्र आगे लिया इन्होंने S3 इंसर्ट कराया, मित्र इंजेक्ट कराया रैट के अंदर। तो S3 कैसा है, पैथोजेनिक, जो हमने बात आगे बोली है। मित्र अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो को पॉज करना है और आपको वीडियो आप दोबारा से सुन सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। S3 कैसा है, पैथोजेनिक। तो रैट के अंदर जब इंजेक्ट किया जाएगा तो माइस का क्या हो जाएगा, रैट का क्या होगा, डेथ। अब मित्र क्या किया उन्होंने, ये जो S3 था जो कि पैथोजेनिक है, इसको हीट किल कर दिया।
हीट किल H3। तो जो इसकी पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई। अब रैट के अंदर इसको इंसर्ट करेंगे, जब इंजेक्ट करेंगे तो क्या होगा, अब तो ये पैथोजेनिक रहा नहीं, तो माइस सरवाइव कर जाएगा या माइस लाइव रहेगा। लेकिन मित्र आपको यहां तक की बात बिल्कुल सिंपल लग रही होगी। अब आपको यहां से बात समझनी है। इस हीट किल H3 को पहले हमने R2 लिया था तो बैक्टीरिया लाइव था, H3 पैथोजेनिक था जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर गया था, जिसकी वजह से रैट मर गया था। फिर से उन्होंने हीट किल H3 लिया, H3 स्ट्रेन लिया। अब ये हीट किल होने की वजह से जब रैट में इसको इंजेक्ट किया गया तो जो रैट है या जो माइस है ये लाइव था। इस हीट किल को हीट किल H3 को उन्होंने R2 के साथ ले लिया। अब ये नॉन पैथोजेनिक है हीट किल, क्योंकि ये हीट किल हो चुका है और R2 भी नॉन पैथोजेनिक है। इसको इंसर्ट किया रैट के अंदर, तो कंडीशन क्या होनी थी, ये भी नॉन पैथोजेनिक है, ये भी नॉन पैथोजेनिक है, तो कंडीशन होनी क्या चाहिए, माइस को इतना सर्वाइव करना चाहिए। लेकिन माइस का क्या हो गया, डेथ। माइस को, क्योंकि तो ये नॉन पैथोजेनिक है, H3 को हिट किल कर दिया है तो पैथोजेनिक तो रहा नहीं। इसी तरह R2 नॉन पैथोजेनिक ऑलरेडी है, तो मित्र अगर पैथोजेनिक नहीं है तो जब रैट में इंजेक्ट किया गया तो उसकी डेथ कैसे होगी, इस बात को आपको समझना है। तो मित्र ग्रिफिथ ने जो कंक्लूजन दिया ग्रिफिथ ने जो कंक्लूजन दिया, ग्रिफिथ ने ये कहा कि R2 जो है ट्रांसफॉर्म हो गया, R2 इज ट्रांसफॉर्म बाय H3। ग्रिफिथ ने बोला देयर इज ट्रांसफर ऑफ डीएनए। जब सपोज ये H3 है, H3 बैक्टीरिया है, जब इसको आपने हिट किल किया तो इसका जो सेल वॉल होगा, सेल वॉल तो मित्र ब्रेक हो जाएगा। ये आपका H3 बैक्टीरिया है, H3 स्ट्रेन है। अब जो इसका जो डीएनए है, सपोज मान लेते हैं इसका डीएनए है, तो जब इसका H3 को हीट किल किया गया तो सेल वॉल तो डीनेचर हो, सेल वॉल तो ब्रेक डाउन हो गया। जो इसका जो डीएनए है, इस H3 को जब R2 होस्ट मिला तो इस H3 ने अपना डीएनए कहां ट्रांसफॉर्म कर दिया, R2 के अंदर। इसका मतलब यह है कि R2 इज ट्रांसफॉर्म बाय H3। तो मतलब हाई टेंपरेचर पर डीएनए डीनेचर होगा। जब आपने H3 को हीट किल किया तो ओनली इसका जो सेल वॉल है वो ब्रेक डाउन हो गया, सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन जो डीएनए था मतलब वो डीनेचर था। लेकिन जैसे इस H3 स्ट्रेन को R2 होस्ट मिला तो होस्ट मिलते ही इसने अपना डीएनए कहां ट्रांसफर कर लिया, इसके डीएनए के साथ। इसका पहले से अपना डीएनए होगा, उस डीएनए के साथ तो क्या इन्वॉल्व हो गया, H3 का डीएनए इन्वॉल्व हो गया, H3 का डीएनए इंसर्ट हो गया, इंजेक्ट हो गया। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि R2 ट्रांसफॉर्म्ड बाय H3। तो मित्र कंक्लूजन क्या रहा है इसका, कंक्लूजन ये रहा कि जो R2 है दैट इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय H3 एंड दैट इज द रीजन कि जो आपका रैट है उसकी डेथ हो गई। तो मित्र ग्रिफिथ का जो कंक्लूजन था कि कहीं ना कहीं जो R2 है वो ट्रांसफॉर्म्ड हो जा रहा है H3 की वजह से, बट ग्रिफिथ इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। उन्होंने कहा कि डीएनए ट्रांसफर होता है, बट मित्र जब ग्रिफिथ साहब ने अपने पेपर को पब्लिश किया, जब ये पूरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो इसको एक जर्नल के अंदर पब्लिश किया, तो साइंटिस्ट कम्युनिटी के दो ग्रुप थी। एक ग्रुप ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है, हो सकता है आरएनए ट्रांसफर हो रहा हो सकता है प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा हो, बट क्या वैलिड रीजन है जिससे आप इस बात को प्रूफ करें कि डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। तो ग्रिफिथ इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मित्र जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है एज ग्रिफिथ का, ये 1928 में आया था, है ना। तो आपको ईयर भी चाहे तो याद कर सकते हैं। तो ग्रिफिथ इस बात को नहीं प्रूफ कर पाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। मित्र कुछ सालों के बाद लेटर ऑन इसी चीज को समझने के लिए तीन साइंटिस्टों ने काम किया कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि ग्रिफिथ ने कहा कि डीएनए ट्रांसफर हो रहा है बट इस बात को प्रूफ नहीं कर पाए।
तो ट्रांसफॉर्मेशन हो किसका रहा है, डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, इस बात को प्रूफ करने के लिए अगेन मित्र 3 साइंटिस्टों ने काम किया, इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है। तो जरा इस बात को मित्र आगे देखो। मतलब लेटर ऑन, क्योंकि तो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन मार्क तो आ गया क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इस बात को ग्रिफिथ अच्छे से प्रूफ नहीं करता। तो ट्रांसफॉर्मेशन किसका है, इस बात को प्रूफ करने के लिए 3 साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूफ किया। तो मित्र आप ऐसा कह सकते हैं, लेटर ऑन एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी, 1944 के अंदर इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझने की कोशिश की, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है, इस बात को प्रूफ किया। जरा देखो मतलब क्वेश्चन ये था कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है। जरा देखो मित्र, they isolated RNA, DNA and protein। इन्होंने RNA, DNA और प्रोटीन को आइसोलेट किया सो दैट कि हमें पता चल जाए कि ट्रांसफॉर्मेशन किसका हो रहा है। जैसे मित्र आपके पास एक बैक्टीरिया था, बैक्टीरियल स्ट्रेन थी S3, और दूसरा आपके पास था R2। तो मित्र R2 क्या था, R2 ट्रांसफॉर्म हो रहा था बाय S3। तो अब ट्रांसफॉर्म हो क्या रहा है, डीएनए हो रहा है कि आरएनए हो रहा है कि प्रोटीन हो रहा है, इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे। मित्र अगर आप आरएनए को कट कर देंगे बाय आरएनए एंजाइम तो आरएनए ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आप डीएनए को कट कर देंगे, जो भी इनका डीएनए है, क्योंकि तो डीएनए, क्योंकि इसका डीएनए इसमें ट्रांसफॉर्म हुआ था, सपोज इसका डीएनए ये है, तो इनका भी डीएनए बना देता हूं, सपोज डीएनए इसका। तो मित्र अगर आप आरएनए को काट दोगे बाय यूजिंग आरएनए तो आरएनए ट्रांसफर नहीं होगा। अगर आरएनए फिर भी ट्रांसफर हो रहा है, अगर फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसके कटने के बाद, इसको काटने के बाद, इसका मतलब ये इन्वॉल्व नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, एवरी मैक्लियोड और मैकार्टी ने क्या किया, इन्होंने आरएनए को कट किया। तो आरएनए को कट करने की वजह से क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। प्रोटीन को कट करने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इट मींस अगेन से माइस की डेथ हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जैसे डीएनए कट किया तो डीएनए कट करने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था, डीएनए इन्वॉल्व था। तो मित्र यहाँ पे देखो आप, पहला काम क्या किया इन्होंने, दे डाइजेस्टेड आरएनए बाय आरएनए एंजाइम, आरएनए एंजाइम। जब उन्होंने आरएनए को कट किया बाय यूजिंग आरएनए एंजाइम तो मित्र आप देखोगे ट्रांसफॉर्मेशन फिर भी हो रहा था। इसका मतलब आरएनए इन्वॉल्व नहीं है। जब इन्होंने दे डाइजेस्टेड प्रोटीन बाय प्रोटीएजेस, फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। जब प्रोटीन को डाइजेस्ट किया गया बाय यूजिंग प्रोटीएजेस तो ट्रांसफॉर्मेशन अफेक्टेड नहीं हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा था। इसका मतलब ये है कि ना तो आरएनए इन्वॉल्व है ना तो प्रोटीन इन्वॉल्व है। और जैसे ही इन्होंने दे डाइजेस्टेड डीएनए बाय डीएनए एंजाइम, जैसे इन्होंने
डीएनए को कट कर दिया तो मित्र ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, नो ट्रांसफॉर्मेशन, नो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट है इस बात को प्रूव तो कर रहा है कि डीएनए को जब कट किया गया तो डीएनए का ट्रांसफर नहीं हुआ। इट मींस जो ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्सपेरिमेंट था जो ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था, जिस बात से ये प्रूफ हो रहा था कि डीएनए ट्रांसफर होता है जैसा उन्होंने कहा, तो मित्र ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ कर देता है कि डीएनए ट्रांसफर होता है, क्योंकि जैसे ही डीएनए को कट किया गया ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब रिस्पांसिबल कौन था? अकेला डीएनए ही रिस्पांसिबल था ट्रांसफर होने के लिए। ये इस बात को प्रूफ करता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। बट मित्र साइंटिस्ट कम्युनिटी ने अगेन इस बात को नहीं माना कि डीएनए ही ट्रांसफर हो रहा है। मित्र बात कुछ ऐसी होनी चाहिए जो सबको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि मित्र आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप लाओ और इस बात को प्रूफ कर दो कि डीएनए हो रहा है। आपको अच्छे से इस बात को प्रूफ करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ तो करता है, बट साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इस बात को माना नहीं। वो कोई सिंपल तरीका ढूंढ रहे थे जिससे ये बात सबको समझ में आ जाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए ही ट्रांसफर होगा फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी। तो मित्र आप यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूफ करता है, बट इस बात को भी माना नहीं गया। तो जो सबसे लाइबल एक्सपेरिमेंट है, जो जिसपे आप रिलायबल कर सकते हैं कि नहीं डीएनए का जो ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए का जो जेनेटिक मटेरियल है, उस बात को प्रूफ किया हर्से एंड चेस ने, जिस पे आप कंप्लीटली बिलीव कर सकते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो इस बात को प्रूफ करेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट मित्र इस बात को ध्यान से देखना। तो सेकेंड एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है? ट्रांसडक्शन experiment given by Hersey and Chase. Hersey and Chase मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट है इस बात को प्रूफ करेगा कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, एंड दिस इज द मोस्ट रिलायबल एक्सपेरिमेंट। जरा आप देखो मित्र, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसडक्शन क्या होता है। तो मित्र ट्रांसडक्शन मींस ट्रांसफर ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेजेज। डीएनए का ट्रांसफर होना है एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर, बट यहाँ पे जो कैरियर हमारा होगा दैट इज बैक्टीरियोफेजेज। तो यहाँ पे आप लिख लो इस बात को, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम, नेकेड डीएनए बोल सकते हैं, डीएनए बोल सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर with the help of बैक्टीरियोफेजेज। बैक्टीरियोफेजेज मित्र बैक्टीरियोफेजेज जो उन्होंने यूज किया था T2 बैक्टीरियोफेज, ये पूछेगा आपसे कि बैक्टीरियोफेजेज कौन सी फैमिली का, तो T2 बैक्टीरियोफेज। मित्र बैक्टीरियोफेजेज क्या है? वायरसेस व्हिच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोफेजेज। तो बैक्टीरियोफेजेज क्या है? जो वायरस या वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करे उसको आप क्या बोलोगे? बैक्टीरियोफेजेज। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया is known as या is called बैक्टीरियोफेजेज। मित्र यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, यहाँ पे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था
दैट इज बैक्टीरियोफेज। वायरस यूज किया गया, बैक्टीरियोफेज, और इस वायरस को ट्रीटमेंट कराया गया किस होस्ट पे, ई कोलाई, इस एसिया कोलाई, इस पे इसको ट्रीटमेंट कराया गया। तो मित्र ये सारा जो एक्सपेरिमेंट है कैसे परफॉर्म किया गया, कैसे बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है कैसे ई कोलाई के अंदर ट्रांसफर होगा, आप जरा इस बात को फोकस कीजिए। मतलब ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए कि व्हाट इज ट्रांजैक्शन, और इस एक्सपेरिमेंट को किसने परफॉर्म किया, हर्शे एंड चेस, एंड दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट बिकॉज़ दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। तो मित्र इस बात को जरा आप अच्छे से देखिए। मित्र एक एक करके इस बात को हम समझते हैं। देखो मित्र ये क्या किया इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज दिए, they took few bacteriophages। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। they took few bacteriophages, इन्होंने कुछ वायरसेस लिए, कुछ बैक्टीरियोफेज लिए, और इनमें से कुछ बैक्टीरिया को मित्र सॉरी बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरियोफेजेस जो है, कुछ बैक्टीरियोफेज को, कुछ वायरसेस को, आप यहां पे लिख दो वायरसेस, इन्होंने कुछ बैक्टीरियोफेज दिए, कुछ बैक्टीरिया को, सपोज आप यहां पे जरा देखो, सपोज आपके पास कुछ बैक्टीरियोफेज है, सपोज आपके पास ये बैक्टीरियोफेज है, ऐसे इन्होंने बहुत सारे बैक्टीरियोफेज दिए, ये अपना बैक्टीरिया का बैक्टीरियोफेज का डीएनए होगा। तो कुछ बैक्टीरियोफेज उन्होंने लिए और इनमें से कुछ की लेवलिंग कर दी, they level few of them with radioactive P32 phosphorus 32 इसका आइसोटोप and sulfur S35। they level few of them with radioactive P32 and remaining half of them with S35 सल्फर का आइसोटोप, रेडियोएक्टिव आइसोटोप सल्फर 35। तो कुछ बैक्टीरियोफेज दिया, उनमें से कुछ की लेवलिंग की फास्फोरस P32, ये फास्फोरस का आइसोटोप है P32 एंड दिस इज सल्फर, कुछ की लेवलिंग की सल्फर से S35 के साथ। तो मित्र जरा देखो, सपोज अच्छा आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ, यहां पे मैं नोट लिखता हूं, फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ या इज प्रेजेंट इन डीएनए, लेकिन जो सल्फर है, सल्फर इज पार्ट ऑफ प्रोटीन नॉट डीएनए, प्रोटीन नॉट डीएनए। तो आपने पढ़ा होगा जो सल्फर है ये मेथियोनिन और सिस्टीन के अंदर प्रेजेंट होता है। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन कौन सा आपके पास है, तो दैट इज सिस्टीन एंड मेथियोनिन। तो सल्फर जो है ये प्रोटीन में दिखेगा आपको, फास्फोरस जो है डीएनए में दिखेगा, प्रोटीन में दिखेगा। तो जब इसकी लेवलिंग करोगे, आपके पास बैक्टीरियोफेज है, सपोज एक ये बैक्टीरियोफेज है, ये दूसरा बैक्टीरियोफेज है, जब इसके आप लेवलिंग करोगे, इसके जेनेटिक मटेरियल को आप लेवल करोगे P32 के साथ,
तो P32 किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है, वो डीएनए के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब आप सल्फर के साथ लेबलिंग करेंगे तो मित्र जो ये वायरस का जो ये है, जो हेड है, ये एक्चुअली क्या है? प्रोटीन कोड से बना होता है। तो जब इसे आप S35 से लेबलिंग करेंगे तो ये जेनेटिक मटेरियल इसका लेबल नहीं होगा, ये इसके बाहर आउटर कोट में रहेगा, जो ये प्रोटीन कोट है। क्योंकि सल्फर क्या है? सल्फर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन। तो जब इसके आप डीएनए की लेबलिंग करोगे, इस दोनों बैक्टीरियोफाज की आप लेबलिंग करेंगे, तो जो P32 है इसके डीएनए के साथ इंसर्ट हो जाएगा, इसके डीएनए में जाके इंजेक्ट हो जाएगा। लेकिन S35 जो है ये तो प्रोटीन पार्ट है, तो वायरस का जो प्रोटीन कोट है उसके साथ ये लेबलिंग करेगा, ये अंदर जाएगा नहीं। अब इस बात को हम समझते हैं, ये आपको बात अच्छे से आनी चाहिए। दिस मच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये समझ में आ गया कि फास्फोरस किसका पार्ट है? डीएनए का पार्ट है, और सल्फर इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो आपको बाकी एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो दे लेवल फ्यू ऑफ देम विद रेडियोएक्टिव P32, कुछ तो P32 से लेवलिंग किया होगा और कुछ से S35 के साथ। अब आप इस बात को माइंड में रख के चलो कि जब P32 से लेवलिंग करेंगे तो फास्फोरस इज द पार्ट ऑफ डीएनए, वो डीएनए के अंदर आएगा, जो भी बैक्टीरियोफाज का जो डीएनए है उसके अंदर P32 आ जाएगा। लेकिन जो S35 है वो तो नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा। तो उन्होंने कैसे किया, जरा आप इस बात को देखो। मित्र हमने कहा कि दे लेवल few of them with P32 and remaining half of them with S35। तो जरा आप इस बात को देखो, सपोज आपके पास ये दो बैक्टीरियोफाज हैं, ये बैक्टीरियोफाज आपके पास है, ये बैक्टीरियोफाज का मान लेते हैं डीएनए है। जब आपने लेबलिंग की, सपोज आपने लेबलिंग की है P32 के साथ, इसको किया आपने S35, तो S35 इसके बाहर ही रहेगा क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, बट P32 क्या होगा? इसके डीएनए के साथ इंसर्ट हो जाएगा। तो अब क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, है ना? तो इस बात पर आप देखो, तीन चीजें आपको देखने को मिलेगी। नाउ फॉलोइंग ट्रेंड्स विल अकर। पहला पॉइंट, इन्फेक्शन। आप जरा इस बात को समझना, ये आपका डीएनए लेवल हो चुका है P32 के साथ। आपका जो बैक्टीरियोफाज है सेकेंड वाला, दिस वन, ये S35 से लेबल्ड है, लेकिन अभी आपको ये पता नहीं है कि इसके डीएनए के साथ लेबल्ड है या बाहर जो प्रोटीन कोड है उसके साथ। बट आपको ये पहले से पता है कि सल्फर जो है प्रोटीन का पार्ट है और फास्फोरस जो है वो डीएनए का पार्ट है। तो जब इन्फेक्शन कराओगे आप, तो मान लेते हैं तो आपके पास ई कोलाई है, क्योंकि मित्र होस्ट हमारा ई कोलाई है। सपोज ये आपके पास ई कोलाई है, ये ई कोलाई हो गया। ये ई कोलाई का हम डीएनए बना लेते हैं, इसलिए डीएनए, ठीक है। वैसे बैक्टीरिया का डीएनए में तो सर्कुलर होगा। अब इधर दो ई कोलाई लेते हैं, जैसे आपने यहां भी एक ई कोलाई ले लिया, इससे ई कोलाई, हमने दो ई कोलाई लिया, ये ई कोलाई का डीएनए है, ठीक है। डीएनए सर्कुलर होता है, तो हमने यहाँ पे लीनियर दिखाया, लेकिन डीएनए सर्कुलर होगा। अब इस बैक्टीरियोफाज से आप इसको ट्रीट कर दो। तो जब इस बैक्टीरियोफाज से इसको ट्रीटमेंट कराओगे, सपोज ये आपका बैक्टीरियोफाज है, ये आपका डीएनए है, इस डीएनए मित्र आपने इन्फेक्शन कराया, ठीक है।
यहाँ पे आपने P32 दिया हुआ है, यहाँ पे S35 एस सल्फर 35 दिया हुआ है। तो जब इसको आप ट्रीट कराओगे तो इन्फेक्शन कैसे होगा? ये वाला डीएनए यहाँ ट्रांसफर होगा, ये वाला डीएनए यहाँ ट्रांसफर होगा, ठीक है। मतलब ये डीएनए का जो कलर है, जो बैक्टीरिया डीएनए का कलर चेंज कर देते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। सपोज ये डीएनए बैक्टीरिया का, तो इन्फेक्शन कैसे होगा बच्चों? ये वाला डीएनए यहाँ पे आ जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ आ गया, ये वाला भी डीएनए यहाँ पे आ गया, डीएनए आ गया। अब इस डीएनए के साथ, क्योंकि ये जब डीएनए इसका आएगा तो साथ में P32 भी आएगा, S35 भी तो बाहर रहता है, तो ये आएगा नहीं, केवल डीएनए ट्रांसफर हुआ है, S35 नहीं आया। तो इन्फेक्शन कैसे होगा? इस बैक्टीरिया का डीएनए, इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर आएगा, इस बैक्टीरियोफाज का डीएनए यहाँ आएगा, लेकिन यहाँ पे केवल बैक्टीरियोफाज का डीएनए आया हुआ है, S35 जो है, जो प्रोटीन है, वो नहीं आया हुआ, ठीक है ना। इन्फेक्शन करने के बाद जो दूसरा स्टेप हुआ ब्लेंडिंग। अब इन्फेक्शन हो गया है, ब्लेंडिंग कर दोगे, जिसकी वजह से आप इसे सेक हो जाएगा ब्लेंडर के अंदर, तो कांटेक्ट बिटवीन बैक्टीरियोफाज एंड बैक्टीरिया वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा? ब्लेंडिंग। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपने हर एक ई कोलाई को ट्रीट किया P32 के साथ, इसको S35 के साथ। मित्र आप इसको भी यहाँ ट्रीट कर सकते थे, मैंने अलग अलग लिया है। तो मित्र ब्लेंडिंग में क्या होगा? दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है, बैक्टीरियोफाज और ई कोलाई के बीच में जो कांटेक्ट है, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो मित्र आपको यहाँ से कांटेक्ट, ऐसे कांटेक्ट खत्म कर दूंगा। सपोज ये कांटेक्ट खत्म हो गया, जिनसे इनका अटैचमेंट नहीं है, तो दिस इज द ब्लेंडिंग, ठीक है। दिस इज द ब्लेंडिंग। पहले इन्फेक्शन कॉज किया, डीएनए ट्रांसफर हुआ, दूसरे स्टेप मतलब दिस इज द फिगर फॉर सेकंड स्टेप। जब ये अटैच रहेगा तो हमने पहले की बात की। ब्लेंडिंग जब ये दूर दूर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच का कांटेक्ट खत्म हो गया। तीसरी बात, अब मित्र इसका करना सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब सेंट्रीफ्यूगेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू जो भी सब्सटेंस जिनका वेट ज्यादा होगा वो नीचे जमा हो जाएंगे, और जो हल्के होंगे वो ऊपर रहेंगे, दैट इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, जो ऊपर आएंगे। जो नीचे जमा होंगे दैट इज कॉल्ड पैलेट्स, जो ऊपर हैं दे आर कॉल्ड सुपरनेटेंट। तो सबसे पहले आपने बैक्टीरियोफाज से बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया, तो डीएनए ट्रांसफर हुआ, ब्लेंडिंग से कांटेक्ट टूट गया, ठीक है, ब्लेंडिंग से कांटेक्ट टूट गया। सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होगा? देखो जब आप सेंट्रीफ्यूज करोगे, जो थर्ड स्टेप है हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन या सेंट्रीफ्यूज, तो जब सेंट्रीफ्यूज करके आप इस बैक्टीरिया का जब डीएनए आप देखोगे, सपोज ये आपके पास ई कोलाई था, दूसरा ई कोलाई यहाँ पे था, तो मित्र इसके अंदर आपने ये लिया हुआ था, आपने ब्लू कलर लिया था, बैक्टीरिया का डीएनए, इसे बैक्टीरियल डीएनए। अब इससे मित्र ये वायरस का डीएनए आ गया, ये वायरस का डीएनए आ गया। जब सेंट्रीफ्यूज करके देखोगे तो मित्र आपको इसके अंदर P32 तो दिखेगा, बट S35 का जो डीएनए है, तो डीएनए तो आएगा लेकिन उसके डीएनए की लेवलिंग नहीं हुई। तो P32 के अंदर किसी एक ही इकोलाई के अंदर, दिस इज इकोलाई, दिस इज आल्सो इकोलाई। तो मित्र इसके अंदर S35 का डीएनए तो है, बट जो बैक्टीरियोफाज आपने लिया उसका प्रोटीन कोड नहीं आया। इसका मतलब यह है ओनली one E. coli contain P32,
P32 as 35 will not be seen in E. coli। तो मित्र कंक्लूजन ये निकला कि आपको डीएनए तो ट्रांसफर होगा, लेकिन जो प्रोटीन था वो ट्रांसफर नहीं हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट इस बात को प्रूव करता है, जब उसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे तो एक डीएनए के अंदर आपको P32 दिखेगा, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है। यहाँ पे मतलब S35 नहीं आया, जो बैक्टीरियोफाज था, बैक्टीरियोफाज का डीएनए जरूर आया है, लेकिन उसका जो प्रोटीन था वो नहीं आया है, क्योंकि S35 कहाँ था, प्रोटीन में था। तो मित्र प्रोटीन तो बाहर चला गया, तो S35 वाला आएगा ही नहीं। S35 will not be seen in E. coli, only P32 is seen। तो मित्र इस बात को ये प्रूफ करता है कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है। तो मित्र ये इस बात, क्योंकि मित्र आपको पहले से पता है कि P32 is the part of phosphorus is the part of DNA, sulfur is the part of protein। तो फास्फोरस डीएनए का पार्ट है, तो मित्र एक E. coli के अंदर उसका डीएनए आ गया। सल्फर के अंदर मित्र S35 नहीं आया, क्योंकि वो बाहर कोट में था। जो बाहर जो वायरस की जो कोटिंग है, सपोज ये वायरस है, तो ये जो वायरस की जो कोटिंग है, इस वायरस की कोटिंग में ही S35 रहेगा। ये बाहर का जो इनवलप है, इसमें क्या है, जो इनकी कोटिंग है S35 यही रहेगा, S35 कभी भी अंदर नहीं आएगा। तो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट DNA is a genetic material, and this experiment come in 1952। तो इस बात को आप अच्छे से समझना। मतलब नाउ get the heading RNA। मित्रों बाकी की कहानी जो है अगले लेक्चर में।